नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसेंट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल उन नए प्रतियोगी छात्रों के लिए बनाया गया है जो एनसीईआरटी को अपने कवर करना चाहते हैं और जिसके लिए वे अपने काफ़ी सारे समय को वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर क्लास वाइज पढ़ें तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी हर एक साल हम उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर हमको एनसीईआरटी को कवर करना है तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये, और टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है जहाँ आपको हेडिंग्स के साथ, शॉर्ट पैराग्राफ के साथ, बुलेट पॉइंट के साथ आपको सारी एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस इसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है, जुड़े रहना है और हमारा साथ देना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपको और नोट्स देने का। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं इतिहास का पहला चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का। अतीत में क्या घटित हुआ, वह घटना कब हुई, वह कहाँ और कैसे हुई। उदाहरण, मानव इतिहास की खोज कब हुई, यह कई लाख वर्ष पहले हुई थी। कहाँ हुई थी, नर्मदा घाटी और अन्य प्रमुख स्थलों के आसपास। कैसे इसका पता लगाया जाए। अतीत की जानकारी जुटाने के मुख्य स्रोत हैं उत्खनन, जमीन की खुदाई से मिले अवशेष, पुरातत्व, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन, पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुरानी किताबें। ये पांडुलिपि को आप पता होगी आप लोगों को, ये हमारे मंदिरों विहारों से मिले और कितनी तो अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दी। हाँ, और वहाँ पहले आक्रमणकारी शासक जो आते थे आक्रमणकारी भारत में, उन्होंने भी इसको बहुत तरीके से क्षति पहुँचाई और हमारे कई पुराने जानने के स्रोतों को भी वो नष्ट कर दिए। तो आप इसके बारे में हमें किससे पता चल सकती है, उत्खनन, पुरातत्व, पांडुलिपि। जिसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, उस समय के लोगों का रहन सहन, खान पान और वस्त्र इत्यादि। प्राचीन भारत की बस्तियां और कृषि का विकास कब, कहाँ, कैसे हुआ। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में समय लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इनकी उपलब्धि, सबसे पहले इन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। पशुपालन में इन्होंने भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। साथ ही उत्तर पूर्व गारो और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में भी कृषि का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। और ख़ास बात ये है ध्यान देने योग्य कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले हमें किसकी चावल का हमें साक्ष्य मिला और चावल उपजाने का हमें यहाँ संकेत मिला। तो इसके साथ ही ये खेती करना भी मतलब ये जान चुके थे। इन अपने उदय के साथ साथ इन्होंने खेती करना, पशुओं को पालना, ये पहले के जो मनुष्य थे वो जान चुके थे। इनका आवास क्षेत्र कहाँ था, सुलेमान किरथर की पहाड़ियों के आसपास और गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में, जो आपको मैप में साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ इसको देखिए, आज का पाकिस्तान जो है वहाँ सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। समझ में आ रहा है तो आप मुझे थोड़ा छोटा सा कमेंट कर देना। साथ ही इसकी तीसरी पॉइंट देखिए, नदियों के किनारे सभ्यता का विकास। सिंधु और सहायक नदियां लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और सहायक नदियां लगभग 2500 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। आप नोट के तौर पे लिख लीजिएगा, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, जैसे गंगा की सहायक नदी सोन नदी। ये मैंने इंग्लिश में भी इसके फैक्ट दिए हुए हैं, जिससे आपको इंग्लिश भी कभी आपको जानना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। जैसे हमें हिंदी की उतनी अच्छी खासी पकड़ अगर नहीं हो पाती है तो हम इंग्लिश के पेज से भी जान सकते हैं। इसमें हर टाइमलाइन मैंने दे दिया है। टाइमलाइन क्या थी इसकी, 8000 से 2500 ईसा पूर्व की थी। और ये इसका सुलेमान हिल्स और इसके बारे में क्या है, इंडस रिवर के फ्लोस के बारे में बताया गया है कि यहाँ प्लेन बना गया था, यहाँ पे इनका उदय हुआ था मानव का। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी है। मगध साम्राज्य, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ शक्तिशाली सम्राटों का ये एक अड्डा था। मान लो ये मगध साम्राज्य था, यहाँ सारे राजा शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिमान थे। वर्तमान बिहार में यह पड़ता है। और दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, साथ ही अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी
बाकी एशिया समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण प्रायः इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। इन शॉर्ट, एक ऐसा बड़ा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भौगोलिक, प्राकृतिक या सांस्कृतिक रूप से उसे अलग पहचान रखता है, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप। यात्रा से हमें क्या पता चलता है? यात्रा से हमें लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। और साथ ही आप जान सकते हैं, जब हम भी अभी कभी यात्रा कर ले, जैसे आप भी कहीं घूमने चले जाओ, तो इससे आपको वहाँ की चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो हमें वीडियो और सब मूवीज़ वगैरह ये सब को देख के उस तरह से ना मिल पाए शायद, जो हम अपना प्रत्यक्ष एक तरीके से प्रत्यक्ष अपना एहसास हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखा हुआ लेख, मैन्यूस्क्रिप्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो लैटिन भाषा के हाथ मेन्यू से निकला हुआ है। पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुई। इनमें धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसी कठोर सतह पर खोदे गए, उत्कीर्ण किए गए पुराने लिखित दस्तावेज को अभिलेख कहते हैं, जो यूनानी तथा आर्मेनिक लिपि में थे। सबसे पहले अफगानिस्तान के कांधार में 2250 वर्ष पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ, जो यह अंदेशा लगाया जाता है ये शासक अशोक का था। एक प्रश्न आप देखिए इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। इसको इसलिए कहा गया है कि राजा जो होते थे वो अपनी बातें तो लिखवा दिया करते थे अभिलेख वगैरह में, या पांडुलिपियों में भी कभी कभी हमें राजाओं के बारे में चर्चा मिल ही जाती है, कैसे उनका जीवन था। और लेकिन ये हमें क्या, आम इंसानों के बारे में हमें नहीं पता चल पाता कि वहाँ नागरिकों का जीवन कैसा था। ये पांडुलिपि का एक छोटा सा चित्र है, जिससे आपको समझने में आसानी मिले कि पांडुलिपि इस तरह से एक हमें मिलती है। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राजाओं और किसानों के जीवन में मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित थी। अभिलेख और विवरण। राजा अपनी विजयों का महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा या कहिए रिकॉर्ड्स रखने में अभिलेख लिखवाते थे रखने के लिए, जबकि किसानों के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं होते थे, वो अपने दैनिक कार्यों का कोई लिखित विवरण नहीं रखते थे। इसीलिए आज हमें राजाओं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन किसानों के बारे में बहुत कम। जीवन शैली और सुख सुविधा। राजा भव्य महलों में रहते थे और विलासिता का जीवन जीते थे, जबकि किसान बहुत ही साधारण घरों में, झोपड़ियों में रहते थे। राजाओं का काम शासन करना और युद्धों का नेतृत्व करना था, जबकि किसान अपना पूरा समय खेतों में कठिन परिश्रम में या अन्न उगाने में बिताते थे। और साथ ही इनके बारे में हमें उसी उत्खनन के द्वारा ही पता चल सकती है, या फिर इन्होंने जो अपने दैनिक कार्यों में जो खाया पिया, कभी जो हुआ, जो विनाश हुआ ये सभ्यता का, जैसे कभी इनके जीवन का जब अंत हुआ तो उस समय भी इन्होंने कुछ पका रखा होगा, तो इससे जले हुए अनाजों के अवशेष मिले हैं। कभी कभी हमें जली हड्डियों के अवशेष मिल जाते हैं, या इनके द्वारा बनाए गए औजारों के अवशेष हमें मिलते हैं। तो उत्खनन के द्वारा हम अधिक नागरिक जीवन या फिर कहिए प्रजा के साथ उसके हम जुड़ सकते हैं, उस समय के आम जनता के साथ हम जुड़ सकते हैं उत्खनन के द्वारा। या कभी कभी राजा लिखवा दे, हमारी प्रजा में ऐसे ये तो हुआ करता था, ऐसे होते थे, ऐसे हमारे मानते थे नेतृत्व, हम ऐसे किया करते थे, या ये सब भी बातें अगर लिखवाई जा सकती हों तो उसके भी उसको थ्रू हम उसके बारे में जान सकते हैं कि आम जीवन कैसा होता था। क्योंकि राजा के बारे में तो हम बहुत सी चीज़ें जान जाते हैं उनके रिकॉर्ड्स के द्वारा, लेकिन आम जनता के जीवन के बारे में जानना, समझना, वो कुछ हम उत्खनन के द्वारा या फिर उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों से जान सकते हैं। तो चलिए आप हमें बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे यूट्यूब के चैनल में वीडियो को मेरे लाइक करके, जिसके साथ मुझे और मोटिवेशन मिले और नई वीडियो को बनाने का। थैंक यू सो मच।